सोचिए, ये एक ऐसे दौर की बात है जब सर सैयद अहमद खान ने एक नई सोच के साथ अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज़ किया। उनका मकसद था कि आम मुसलमान के बच्चों को मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज दोनों से वाकिफ कराया जाए। 19वीं सेंचुरी के आखिर में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। इंडिया में मुख्तलिफ आबादी है और इसमें मुसलमान का बहुत बड़ा किरदार रहा है, जो इस मुल्क की तहजीब, आर्ट और सियासत का हिस्सा रहे हैं। मुगल एम्पायर, जो 16वीं और 19वीं सेंचुरी तक बहुत से इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, उस दौर में इस्लामिक कानून और इंडियन कल्चर का मिक्स देखने को मिला। मुगल एम्पायर के जवाल के बाद मुसलमान बहुत सी सियासत ताकत खो बैठे थे। मुसलमानों ने वेस्टर्न एजुकेशन को हिंदूज के मुकाबले में कम अपनाया, जो कुछ हद तक इस्लामिक तालीम को तरजीह देने और कुछ हद तक पाबंदियों की वजह से था। इस तालीम की कमजोरी ने मुसलमान को प्रोफेशनल और गवर्नमेंटल जॉब्स में कम मौके दिए। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने इंडिया में मुख्तलिफ आबादी को रिकॉग्नाइज करते हुए अलग अलग कम्युनिटीज को उनके पर्सनल लॉज के मुताबिक चलने दिया। मुसलमानों के लिए इसका मतलब शरिया बेस्ड लॉज का कंटिन्यूएशन था, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के फ्रेमवर्क में आया। ब्रिटिशर्स ने इस प्रैक्टिस को कुछ हद तक कोडिफाई किया, जो इन्हें देश भर में स्टैंडर्डाइज करने का मददगार रहा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ और ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ को मिलाकर एक नया कानून बनाया गया, जिसे एंग्लो मोहम्मदन लॉ का नाम दिया गया। इसका मतलब कुछ मामलों में इस्लामिक कानून लागू होता था और कुछ मामलों में ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिशर्स ने बहुत से रिस्ट्रिक्शंस और चेंजेस इम्पोज किए। पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, तलाक, विरासत और फैमिली इशूज के लिए मुसलमान शरिया लॉज के मुताबिक चलाए जाते थे। इन मैटर्स को काजीज, जो इस्लामिक जजेस होते थे, वो ओवरसी करते थे। शरिया लॉ इन पर्सनल लॉज, फैमिली इशूज को इस्लामिक प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशन के मुताबिक गाइड करता था। और क्रिमिनल ऑफेंसेस और दूसरी सिविल मैटर्स के लिए मुसलमान और दूसरे सिटीजन्स इंडिया पेनल कोड और ब्रिटिश कोड्स के सब्जेक्ट थे। इसमें क्राइम्स जैसे चोरी, असॉल्ट, मर्डर और दूसरे ऑफेंसेस कवर होते थे। अगर कोई मुसलमान कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता था, जैसे चोरी या असॉल्ट, तो केस ब्रिटिश कोर्ट में आईपीसी के अंडर हैंडल होता था। इन चेंजेस के बावजूद मुसलमानों के कुछ प्रोटेक्टेड राइट्स थे, जैसे अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी और पर्सनल लॉज को फॉलो करने का हक। मुसलमानों को मस्जिद बनाने और मेंटेन करने का हक था, मदरसा स्टैब्लिश करने का हक था, अपने रिलीजियस फेस्टिवल जैसे ईद और बकरीद सेलिब्रेट करने का हक था, प्रॉपर्टीज़ को वक्फ करने का हक था और वक्फ प्रॉपर्टीज़ लॉज के जरिए प्रोटेक्ट की जाती थी। ब्रिटिशर्स ने 1909 में मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया, जो मुसलमानों को हक देता था अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का, जबकि ये एक प्रिविलेज था जो पॉलिटिकल डिवीजन क्रिएट करता था और कम्युनिटीज को आइसोलेट मतलब अकेला कर देता था। उन्होंने एक हायरार्की ऑफ कोर्ट स्टैब्लिश करी, जिसमें टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट्स आते थे, जो मेजर सिटीज में थे, और प्रोविंसेस में मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट्स हुआ करते थे। जबकि काजीज पर्सनल मैटर्स को कम्युनिटीज के अंदर हैंडल करते थे। उनके पास ये जुडिशियल अथॉरिटी थी। उनके डिसीजंस कभी कभार हायर कोर्ट्स में रिव्यू के लिए भी जाते थे। सिटीजन्स को काजी के डिसीजंस के खिलाफ अपील करने का हक था। अगर किसी को ऐसा लगता था कि काजी ने नाइंसाफ़ी की है या उसका डिसीजन बायस्ड है, तो वो अपना केस हायर कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ले जा सकता था। ये कोर्ट्स काजी के डिसीजंस को रिव्यू करते थे। अगर उसका डिसीजन बायस होता या उसमें इनजस्टिस का एविडेंस मिलता, तो उसका डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया जाता था। इस अपील सिस्टम के बावजूद काजीज को अकाउंटेबल रखने में लोगों को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, जैसे लिमिटेड एक्सेस ऑफ नॉलेज, हायर कोर्ट्स तक जाना आम शहरियों, खासकर औरतों और गरीबों के लिए अक्सर मुश्किल होता था। अपील करने के लिए उन्हें रिसोर्सेज और लीगल नॉलेज की जरूरत पड़ती थी, जो उस दौर में इतनी कॉमन नहीं थी, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस जरूरी था काजी के डिसीजन को अपील करने के लिए। ब्रिटिश राज में इंडिया में वक्फ को लेकर कई लॉस बनाए गए, जैसे वक्फ एक्ट ऑफ 1923, जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी वक्फ एक्ट को अपनी प्रोविंस में इंप्लीमेंट करने के लिए, और हर प्रोविंस में वक्फ के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया गया था, जो उन प्रॉपर्टीज को मैनेज और रेगुलेट कर सके। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जरिए अपॉइंट किए जाते थे। ये मेंबर्स अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स, स्कॉलर्स या दूसरे रिस्पेक्टेबल फिगर्स होते थे, जो इस्लामिक नॉलेज और वक्फ के प्रिंसिपल्स का इल्म रखते थे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ देश के लीगल सिस्टम में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में अडॉप्ट हुआ, वो सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, जैसे द राइट टू इक्वालिटी या मुसलमानों को यूनिफाइड इलेक्टोरेट सिस्टम में वोट देने का हक, या फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 28 खासकर रिलीजन फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद 1954 का वक्फ एक्ट ऑफ मुस्लिम्स रिलीजियस एंडोमेंट को मैनेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉज का कंटिन्यूएशन है। ये एक्ट मुसलमानों के पर्सनल मामले जैसे निकाह और विरासत में
इस्लामिक कानून के मुताबिक रहने की इजाज़त देता है। काजीज की पावर को बदल दिया गया और उनका किरदार ज़्यादातर सेरेमोनियल हो गया। काजीज अब भी निकाह को अंजाम दे सकते हैं और उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत रजिस्टर भी कर सकते हैं। वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि निकाह इस्लामिक रिवाज के मुताबिक हो और लीगल डॉक्यूमेंटेशन फराहम कर सकते हैं। काजीज मुस्लिम कम्युनिटी को दीनी रहनुमाई दे सकते हैं और मुख्तलिफ दीनी इशूज़ जैसे विरासत और फैमिली इशूज़ को देख सकते हैं, मगर उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती। वो कम्युनिटी की दीनी मामला जैसे नमाजों की इमामत और दीनी तालीम देने का किरदार अदा कर सकते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम ने फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश की हैं जो पर्सनल लॉज से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करती हैं, जैसे मैरिजेस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, चाइल्ड कस्टडी और मेंटेनेंस जैसे केसेस यहाँ हैंडल किए जाते हैं। और इनहेरिटेंस के केसेस जहाँ इनहेरिटेंस को लेके डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल कोर्ट्स हैंडल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए, जैसे ट्रिपल तलाक को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बैन कर दिया और 2019 में इंडियन सरकार मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 लाई, जिसके तहत 3 बार तलाक बोल के तलाक देना इलीगल बन गया। इसकी सज़ा फाइन और 3 साल की जेल भी हो सकती है। सबसे पहला वक्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कायम किया। उन्होंने मदीना में अपनी एक ज़मीन को वक्फ किया जो गरीबों और मोहताजों के फ़ायदे के लिए थी। ये अमल एक मिसाल बना जिसे मुसलमान को वक्फ बनाने की राह मिली ताकि ये सदका जारिया के ज़रिए कम्युनिटी को वक्त के साथ फ़ायदा देता रहे। वक्फ एक चैरिटेबल एंडोमेंट है। इसमें कानून के तहत जो आम तौर पर किसी बिल्डिंग, प्लॉट या दूसरी एसेट को मुसलमान के दीनी या चैरिटेबल मकसद के लिए किया जाता है। इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टीज और इंस्टीट्यूशन को वक्फ एक्ट 1995 के तहत गवर्न किया जाता है। इंडिया के हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए स्टैब्लिश होता है। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करना और इनका सही इस्तेमाल इंश्योर करना होता है। इसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना होने देना और इन प्रॉपर्टीज से रेवेन्यू जनरेट करना चैरिटेबल मकसद के लिए शामिल है। बहुत सी वक्फ प्रॉपर्टीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करती है। वक्फ प्रॉपर्टीज से जनरेट होने वाले रेवेन्यू स्कॉलरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। या दिल्ली की जामा मस्जिद जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, उसे हिस्साई तौर पर वक्फ प्रॉपर्टीज फंड करती हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड इसका मेंटेनेंस इंश्योर करता है। ये एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस और कल्चरल साइट बनी हुई है। पर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज भी एक बड़ा इशू है हमारे देश में। मुतवल्ली इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के डे टू डे मैनेजमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये बोर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार होते हैं। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें प्रॉपर्टी के मुतवल्ली ही प्रॉपर्टी को या तो बेच देते हैं या तो उन्हें लीज पे दे देते हैं, जिसका किराया वो खुद रखते हैं। इस तरीके के काफी सारे केसेस ऑल ओवर इंडिया में दर्ज किए गए हैं। सैड पर ये एक डार्क रियलिटी है। वक्फ बोर्ड में चेंजेस को लेकर इंडियन सरकार ने 8 अगस्त 2024 में एक बिल प्रपोज किया है जिसके अंदर 40 अमेंडमेंट्स हैं। उसमें वक्फ के अंदर की जो मैनेजमेंट और रेगुलेशन है उसे चेंज करने की मांग की जा रही है। अभी तक ये बिल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये बिल अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। तो प्रॉपर्टीज वक्फ कैसी करी जाती हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करिए कि आप मुंबई में एक पीस ऑफ लैंड ओन करते हैं और इसे ऑर्फनेज बनाने के लिए वक्फ को डेडिकेट करना चाहते हैं। आपको एक रिटन डिक्लेरेशन प्रिपेयर करना है जिसमें आप अपनी नीयत स्टेट करते हैं कि लैंड को ऑर्फनेज बनाने के लिए वक्फ को डेडिकेट कर रहे हैं। डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी की डिटेल्स, वक्फ के पर्पस और आप जिसे चाहें उसे मुतवल्ली के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं जैसे प्रॉपर्टी की डीड, अपना आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप डिक्लेरेशन और डॉक्यूमेंट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करते हैं। वक्फ बोर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और अगर सेटिस्फाई होता है तो आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दी जाती है। अब आपको वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका मुतवल्ली प्रॉपर्टी का चार्ज ले लेता है और ऑर्फनेज की कंस्ट्रक्शन ओवरसी करता है और वक्फ के पर्पस के मुताबिक उसे ऑपरेट करता है। वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और वक्फ बोर्ड को रिक्वायर्ड रिपोर्ट सबमिट करता है।